अल्टरनेट की सॉरी गाइस, वो जो वीडियो था प्रीवियस वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसी के चलते फिर दूसरा वीडियो लेके आना पड़ा। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें ऑल डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अल्टरनेट की पे हम लोगों ने छोड़ा था, तो कीज़ था, कीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। कीज़ में प्राइमरी की, कैंडिडेट की हो गया था, अल्टरनेट की बचा हुआ था, अल्टरनेट की और फॉरेन की बचे हुए थे। अल्टरनेट की क्या है? कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट प्राइमरी की, ऐसे कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है, क्या है वो? अल्टरनेट की है। दीज कीज आर यूनिक बट अलाउज नल। अल्टरनेट की में नल अलाउ है, नल वैल्यू हो सकता है, बट प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फॉरेन की, फॉरेन की है प्राइमरी की ऑफ द टेबल वर्क्स एज फॉरेन की फॉर अनदर टेबल। फॉरेन की के थ्रू दो टेबल होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं। जैसे कि किसी का नाम है, आईडी है, तो आईडी हो गया नाम आईडी। देखिए जैसे इसमें हो जाएगा स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेकेंड नेम, उसके बाद कोर्स आईडी है। इसमें स्टूडेंट आईडी K11 K12 K13 सबका अलग है, कोर्स आईडी भी सबका अलग है। एक भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट आईडी क्या हो गया, ये कैंडिडेट की हो गया, कोर्स आईडी ये भी कैंडिडेट की, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट फिलहाल में यूनिक है, तो उसके चलते यहाँ पे अलग अलग है, तो कैंडिडेट की हो गया। इन दोनों में से किसी एक को आप बना सकते हैं प्राइमरी की, क्योंकि नॉट नल वैल्यू भी है। तो स्टूडेंट आईडी को आपने कैंडिडेट प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, तो ये इस पर डिपेंडेंट है, तो ये इसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे। ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, जिसको कैंडिडेट की जो इस पर जो इंडिपेंडेंट है उसको बोला जाएगा प्राइम एट्रीब्यूट। जो डिपेंडेंट है ऑन प्राइम एट्रीब्यूट उसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोला जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अभी आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कोर्स आईडी, कोर्स नेम है, ठीक है। ये हो गया सी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर की, सुपर की है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है ये। इज एन एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाइज ऑल एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। ऑल सुपर कीज आर नॉट कैंडिडेट की बट रिवर्स इज ओके। हो सकता है ऑल सुपर कीज कैंडिडेट की नहीं होते हैं, बट जितने कैंडिडेट की हैं वो क्या होंगे? सुपर की होंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज में काम आएंगे। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? इज ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। ज्वाइन है, अ ज्वाइन ऑपरेशन कंबाइंस रिलेटेड टेबल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस इफ एंड ओनली इफ अ गिवन ज्वाइन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ज्वाइन के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा और कंडीशन, कोई वेयर कंडीशन रहेगा वो सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों टेबल्स में ज्वाइन होंगे। उसमें क्या होगा? देयर शुड बी वन कॉलम कॉमन इन बोथ टेबल्स फॉर ज्वाइन। दोनों टेबल में कोई एक कॉलम होगा, जिन दोनों टेबलों का ज्वाइन कराना है उन दोनों टेबल में कोई एक कॉलम होगा जो कॉमन होगा, तभी उन टेबल का जो ज्वाइन है वो संभव है। टेबल अगर कॉमन नहीं होगा कॉलम उनमें, तो फिर ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है उसका, क्योंकि दोनों तो इंडिपेंडेंट है, तो सबका अलग अलग मतलब है, तो ज्वाइन नहीं हो सकता। दोनों टेबल में अगर कोई एक कॉलम है कॉमन है तो उसका ज्वाइन संभव है। टाइप्स ऑफ ज्वाइन हो गए, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या हो गया? इसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए बस देख लीजिए इसको। नेचुरल ज्वाइन में बेसिकली कभी कभी आता है उसका जो लिखते हैं, जो क्वेरी लिखा जाता है नेचुरल ज्वाइन का, वो पूछ देता है नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, ये भी पूछ सकता है कभी कभी, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देखिए जैसे कि ये एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है एम्प्लॉय टेबल का, उसके बाद फिर सैलरी टेबल है, तो उसमें एम्प्लॉय कोड है, सैलरी है, तो इसमें क्या है? एम्प्लॉय कोड दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो उसके बिहार पे हम एम्प्लॉय कोड अगर रहेगा तो एम्प्लॉय नेम और सैलरी हम निकाल सकते हैं, किसी का अगर एक का पता रहेगा तो। क्वेरी क्या है? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी निकालना है, वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू सैलरी डॉट एम्प्लॉय कोड, ठीक है। एम्प्लॉय कोड और सैलरी दोनों का इज इक्वल टू है, तो सैलरी निकालना है, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा, आउटपुट निकल जाएगा। आउटर ज्वाइन हो जाएगा, आउटर ज्वाइन निकल जाएगा। आउटर ज्वाइन दोनों टेबल्स के आउटर ज्वाइन वो डिफाइन करेगा वो, ठीक है। इक्वी ज्वाइन होगा, ऑल्सो नोन एज इनर ज्वाइन, वर्क्स ऑन कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इसको इनर ज्वाइन बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनर ज्वाइन बोला जाता है इसको। यही कई सारे क्वेश्चन में पूछा इक्वी ज्वाइन को क्या बोला जाता है, ठीक है। आउटर ज्वाइन क्या होता है? आउटर ज्वाइन बेसिकली जो होता है, जो टेबल्स होते हैं उसमें अगर हम जो क्वेरी लिखते हैं तो उसमें अगर लेफ्ट
आउटर ज्वाइन है तो उसमें लेफ्ट टेबल के सारे चीज़ें रहेंगी, आउटर के जो कॉमन रहेगा वो रहेगा, ठीक है। राइट आउटर ज्वाइन में राइट जो टेबल होगा उसकी सारे कॉलम्स रहेंगे, लेफ्ट के जो कॉमन होगा वो रहेगा। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या रहेगा, दोनों के कॉलम्स रहेंगे उसमें, ठीक है। ये फुल आउटर ज्वाइन हो जाएगा, यही बेसिकली इसका मतलब है। फिर आ गया इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज़ यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। Integrity constants ensure that the data insertion, updating and other processes have to be performed in such a way that data integrity is not affected, ठीक है। जब डाटा का इंसर्शन करते हैं टेबल में या अपडेशन करते हैं तो ये श्योर करता है कि डाटा का जो डाटा है हमारा वो अफेक्टेड ना हो उससे, ठीक है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट का है डोमेन कांस्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, की कांस्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डोमेन कांस्टेंट क्या हुआ, आईडी, नेम, सेमेस्टर, एज। अब इसमें क्या हुआ देखो, अब एज में हमने पहले ही सेट कर दिया है कि इसमें इंटीजर वैल्यू रहेंगे, ठीक है। अगर एज में मैंने दे दिया ये 1004 मॉर्गन 8th है, इसमें अगर मैं एज दे रहा हूँ ए तो ये नहीं लेगा, क्यों, ये डोमेन कांस्टेंट, डोमेन मैंने सेट कर दिया, इंटीजर वैल्यू रहेंगे तो उसमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट, अब इसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी को अगर मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया है तो एम्प्लॉय आईडी नल नहीं होगा, तो मुझे वो बताएगा कि ये एम्प्लॉय आईडी नल नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो कांस्टेंट का काम ये इतना ही है कि डाटा का जो अपडेशन है, इंसर्शन है, उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखेगा। फिर नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन द डाटाबेस। डाटाबेस में जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस, ठीक है। मिनिमाइज द रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब बार बार डाटा का रिपीटेशन है उसको कम करता है रिलेशन से और सेट ऑफ रिलेशन से। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एलिमिनेट द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन अनोमलीज, ठीक है। अनोमलीज कोई वो नहीं है, अनोमलीज मतलब जो हम ऑपरेशंस करते हैं उसी को अनोमलीज बोला गया है, कोई विशेष इसमें टर्म नहीं यूज हुआ है। नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स द लार्जर टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल एंड लिंक्स देम यूजिंग रिलेशनशिप। बस इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो बहुत है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, डिवाइड्स द लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स एंड लिंक्स देम यूजिंग रिलेशनशिप। एक टेबल को जो है, बड़ा सा टेबल है उसको कई सारे टेबल में डिवाइड कर देगा और उनके बीच एक लिंक प्रोवाइड इस्टेब्लिश कर देगा, वही होता है नॉर्मलाइजेशन। ये लिंक क्यों इस्टेब्लिश करेगा, डाटा जो है टेबल जो है शॉर्ट हो और समराइज्ड हो और जो रिडंडेंसी है डाटा का बार बार उसमें वो चीज़ें ना हो। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन 1NF, ए रिलेशन इज इन 1NF इफ़ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू। अगर डाटा जो है, देखिए इस डाटा टेबल में क्या कह रहा है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय फ़ोन ये 2 बार दे दिया है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय फ़ोन है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है, जॉन का 2 फ़ोन नंबर दे दिया है, एम्प्लॉय स्टेट, ठीक है। तो ये गड़बड़ कर दिया है, ये ऑटोमेसिटी नहीं है तो इसको एटॉमिक कर देगा दूसरा टेबल में। देखिए ये 1NF में करने के लिए इसको, वो वाला जो टेबल था 1NF नहीं है, उसका 1NF में करने के लिए क्या किया, 14 एम्प्लॉय आईडी 2 रहेगा, एम्प्लॉय नेम जॉन, एम्प्लॉय फ़ोन 2 बार कर दिया, 1NF हो गया। सेकेंड NF, a relation will be in second NF if it is 1NF and all non-key attributes are fully functional dependent on primary key। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रखिएगा, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं ये पूछेगा। स्टेट का उतना स्टैंडर्ड नहीं है कि उतना डीप जाके पूछेगा। आप जो टर्म्स हैं उन टर्म्स के जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो याद रखिएगा, उतने पे आप MCQ को सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। अ रिलेशन विल बी इन सेकेंड NF इफ इट इज़ 1NF, 1NF में होना चाहिए। उसके बाद जो नॉन की एट्रीब्यूट है, नॉन की एट्रीब्यूट कौन होते हैं, जो कि डिपेंडेंट हैं प्राइमरी कीज़ पे या कैंडिडेट कीज़ पे, ठीक है।
और फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, ठीक है। नॉन की एट्रीब्यूट कौन, दो एट्रीब्यूट विच आर नॉट कैंडिडेट की, ठीक है, इसको नॉन एट्रीब्यूट की तरह है। नोट एट्रीब्यूट्स दैट फॉर्म अ कैंडिडेट की और रिलेशन दैट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ कैंडिडेट की आर कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर BCNF आ गया, अ टेबल एज इन BCNF इफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी x is to y, x is super key of the table. For BCNF the table should be in third NF and for every FT LHS is super key, super key लेफ्ट हैंड साइड इज सुपर की, इतना इंपॉर्टेंट है इसका। थर्ड NF में ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगा, थर्ड NF सेकेंड NF भी रहेगा और ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगा, वो थर्ड NF में होगा। फोर NF में बॉयज़ कोड रहेगा, BCNF रहेगा एंड हैज़ नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, उसको 4 NF हो गया। 5 NF फिफ्थ NF हो गया। अ रिलेशन इज इन फिफ्थ NF इफ इट इज़ 4 NF एंड नॉट कंटेंस एनी ज्वाइन इंडिपेंडेंसी एंड ज्वाइनिंग शुड बी लॉसलेस, ठीक है। SQL, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा SQL से। SQL में दिस लैंग्वेज इनेबल्स यूजर टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट रिलेशन डाटाबेस। और डाटाबेस तो हमारा हो गया सारा कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें जो इंसर्शन है, डिलीशन है, अपडेशन है, ये सारी चीज़ें होंगे कैसे, ये SQL के थ्रू होता है। एक लैंग्वेज है, इसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज देते हैं, अपडेट, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, सेट कॉलम का यूज़ करते हैं। अपडेट में सेट कीवर्ड का यूज होता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर डिलीट हो गया, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन लगेगा, डिलीट में वेयर कंडीशन लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपडेट में सेट, डिलीट में वेयर। सेलेक्ट फ्रॉम कॉलम नेम सेलेक्ट करते हैं, उससे सेलेक्ट में कॉलम के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दिख जाएंगे, आपके जो डाटास हैं वो दिख जाएंगे डाटाबेस के, टेबल के सॉरी। और सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो वो सेलेक्ट टेबल की जो पूरे डाटा है वो आ जाएंगे स्ट्रिक्ट लगाने पे, ये स्ट्रिक्ट लगाने पे जो पूरा टेबल है वो टेबल के डाटा है वो दिख जाएंगे। फाइल और ऑर्गेनाइजेशन अब आ जाएंगे। द फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स यूजिंग द प्राइमरी की वी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इट वर्क्स विद डाटा ब्लॉक्स। इन हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन द रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड एट द फाइल्स इन, जो फाइल हम स्टोर करेंगे फाइल के इंड में जब डाटा स्टोर होने लगता है तो उसको हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द कंप्यूटेशन ऑफ हैश फंक्शन ऑन सम फील्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिर बाइनरी B प्लस होता है तो बाइनरी बोलते हैं इसको, B प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इंडेक्स्ड सीक्वेंस एक्सेस मेथड ISAM है, क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है पूछ दे कि कौन इसमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, किस पे काम करता है, तो इसमें हीप और हैश इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये RDBMS, DBMS और SQL, जिसको सिक्वल भी बोला जाता है, ख़त्म हो गया। अब इस पे मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो MCQ से रिलेटेड रहेगा। इसमें कुछ ऐसे MCQs भी रहेंगे जिसका इसमें जिक्र नहीं किया है क्योंकि उस क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़े से ट्रिकी भी होंगे। तो आशा करूँगा कि उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। अगर इस वीडियो में अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, आपके टॉपिक्स ना समझ में आई हो, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जाके हमको कमेंट करिए, हमें बताइए क्या समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। मैं आपको निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को एक बार 2 बार देखें, वो टॉपिक ज़रूर आपको समझ में आएगा। इस टॉपिक को इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन और ट्यूटोरियल्स पाने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें, जो भी आपके दोस्त हैं जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके ये हेल्पफुल होगा, काम में आ जाएगा। PDF जो है इस वीडियो का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए नम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक धन्यवाद।